नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। में हूं पिनाज और नीट एग्जाम को लेकर अब जांच जो है वो लगातार तेजी पकड़ रही है, आगे बढ़ रही है। सीबीआई की जांच भी शुरू हो गई है, एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 2 धाराओं में सीबीआई ने केस दर्ज किया है। पहली है आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और दूसरी है 120 बी यानी साजिश। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने ये सेपरेट केस दर्ज किया है। आपको बता दें, पहले कहा जा रहा था कि गुजरात और बिहार के जो केस हैं क्या उनको टेक ओवर करेगी सीबीआई। नहीं, सीबीआई ने सेपरेट केस दर्ज किया है। बिहार और गुजरात में जो केस चल रहे हैं वो सेपरेट अभी भी अपने लेवल पर जांच और गिरफ्तारियां करते रहेंगे। आपको बता दें कि दोनों राज्यों की पुलिस अभी भी अपने लेवल पर जांच और गिरफ्तारियां कर रही है। सीबीआई ने एक अलग से एफआईआर दर्ज की है, फ्रेश केस दर्ज किया है। सीबीआई को जरूरत होगी तो बिहार और गुजरात पुलिस से संपर्क साधेगी। बिहार गुजरात वाले केस को टेक ओवर नहीं किया है। पहले कहा जा रहा था कि क्या सीबीआई बिहार और गुजरात के केसेस को टेक ओवर करेगी, क्योंकि यह भी प्रावधान है, या फिर एक फ्रेश एफआईआर दर्ज करके इस पूरे मामले में नए सिरे से जो है वो जांच की जाएगी। तो सीबीआई ने एक अलग 420 और 120 बी इन 2 धाराओं के तहत जो है वो एफआईआर दर्ज कर ली है और अब सीबीआई जांच जो है हो रही है। पहले ही सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे और उसके बाद अब सीबीआई जांच जो है केस अपने ऊपर लेने के बाद 420 धोखाधड़ी और 120 बी यानी साजिश रचने, क्योंकि जाहिर सी बात है पेपर लीक का ये मामला है, तो किसने ये पूरी की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग की, कौन कौन इसमें शामिल था, कौन कौन से डिपार्टमेंट इसमें शामिल थे और किस तरह से इसका मास्टरमाइंड था, कहां से एग्जीक्यूट हुआ, इस पूरे नेक्सस की साजिश जो है उसको भी खोला जाएगा। और बच्चों के साथ यह धोखाधड़ी हुई है और सिस्टम के साथ धोखाधड़ी हुई है, तो 420 का मामला है, 120 बी का मामला। तो ये 2 धाराओं में सीबीआई ने फिलहाल शुरुआती केस दर्ज कर लिया है और अब इस मामले में सीबीआई अपनी जांच को आगे बढ़ाएगी। आपको बता दें कि बिहार और गुजरात पुलिस की जो जांच ऑलरेडी चल रही है, बिहार में पटना में जो कुछ हुआ, ईओयू जो उसकी जांच कर रही है, और गोधरा में जो गुजरात पुलिस जो है वो जांच कर रही है, वो अपने स्तर पर जांच जारी रहेगी। सीबीआई को अगर कुछ जरूरत लगेगी तो वो बिहार और गुजरात पुलिस से तमाम डॉक्यूमेंट्स, उनकी जांच की फाइंडिंग्स, वो सब मांग सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त जुड़ चुके हैं। अतुल, सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है, पहले कहा जा रहा था वो टेक ओवर करेगी, किस तरह से इसको एक आम आदमी समझे? देखिए पिनाज, जिस तरीके से शिक्षा मंत्रालय ने इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए थे, सीबीआई को इस पूरे मामले की इंक्वायरी दी थी, तो सीबीआई ने इस पूरे मामले में 420 आईपीसी यानी कि धोखाधड़ी और 120 बी यानी कि आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया है। यह एक सेपरेट एफआईआर है। तो पूरा जो नीट परीक्षा जो हुई उसके अंदर किस तरीके से क्या गड़बड़ियां हुई, इसकी जांच के आदेश, क्या पेपर लीक हुआ, इसकी तफ्तीश सीबीआई कर रही है। तो इसलिए सीबीआई ने इस पूरे मामले के अंदर एक अलग से सेपरेट एफआईआर दर्ज की है। और अगर इसके अंदर जरूरत होगी, क्योंकि बिहार के अंदर जिस तरीके से मामला चल रहा है, इसके अलावा गुजरात के अंदर जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन गुजरात पुलिस कर रही है, तो अगर जरूरत होगी तो उन लोगों से भी सीबीआई पूछताछ कर सकती है। लेकिन एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी क्या इस पूरे मामले के अंदर रही, किन किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इसकी तमाम तफ्तीश जो है वो अब सीबीआई करेगी। सीबीआई जांच के आदेश पहले ही दे दिए गए थे और सीबीआई ने आज इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की है। इसका मतलब साफ है कि किस तरीके से पूरी कॉन्स्पिरेसी हुई, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और क्या एक आपराधिक षड्यंत्र, किस किन लोगों ने इसमें पैसा कमाया, पूरी तफ्तीश है जो कि सीबीआई को करनी है। और अगर इसमें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला आता है तो उसमें ईडी भी इस पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर दर्ज करके इस पूरे मामले की तफ्तीश कर सकती है। तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स लगातार गुस्से में थे, लगातार परीक्षाओं की जिस तरीके से बात चल रही थी, कई परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी, और आज भी जिस तरीके से मैं झज्जर में हूं और यहां पर आप देखेंगे, यहां पर इस समय जिन स्टूडेंट्स को जो ग्रेस मार्क्स मिले थे उनकी परीक्षा यहां पर चल रही थी। 312 स्टूडेंट्स जो है वो यहां पर डीएवी पब्लिक स्कूल में उनको आज परीक्षा होनी थी, लेकिन इसमें से सिर्फ 177 छात्र जो है वो झज्जर के इस डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल के अंदर पहुंचे हैं। और इसके अलावा जो दूसरा झज्जर में ही केंद्रीय विद्यालय है, वहां पर नीट यूजी की जो परीक्षा थी उसमें 182 बच्चों को पहुंचना था, जिसमें से 109 बच्चे पहुंचे हैं। तो पूरी, क्योंकि अभी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला गया था उसके बाद एनटीए ने ये बात कही थी कि वो इस मामले के अंदर जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, 1563 ये बच्चे थे, उनकी री एग्जाम जो है वो कराया जाएगा और आज की डेट उसमें मुकर्रर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में बकायदा ये कहा गया था। तो अब उन बच्चों में से काफी कम संख्या में बच्चे जो है वो यहां पर पहुंचे, और जो बच्चे नहीं पहुंचे हैं तो उनके जो ग्रेस मार्क्स हैं वो शामिल नहीं किए जाएंगे, ऐसा एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर कहा था। लेकिन क्योंकि बच्चों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले के अंदर 8 जुलाई को सुनवाई है,
है, उसमें भी बच्चे सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं, रीनीट की मांग कर रहे हैं। और जब 8 जुलाई को इस पूरे मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, तब यह देखने वाली बात होगी पिनाज कि आखिर किस तरीके का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट सुनाता है। कहीं ये इन एग्जाम को भी रद्द ना कर दिया जाए और तीसरी बार स्टूडेंट्स को एग्जाम देना पड़े, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है वो काफी गुस्से में है कि किस तरीके से जो स्टूडेंट्स है उनके साथ विश्वासघात हुआ, किस तरीके से पेपर लीक हुआ, तमाम इन्वेस्टिगेशन करने की बात लगातार जो है वो पेरेंट्स कर रहे थे। तो 8 जुलाई को काफी इंपॉर्टेंट डेट है। आज सीबीआई ने इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज कर ली है। पूरी जो लार्जर कॉन्स्पिरेसी है उसकी तफ्तीश सीबीआई करेगी, किस तरीके से पेपर लीक हुआ, कौन कौन लोग इनमें शामिल है, क्योंकि सिर्फ बिहार और गुजरात नहीं, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय जो पूरा एग्जाम हुआ उसकी इंक्वायरी सीबीआई को दी है। तो सीबीआई एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी की पूरी तफ्तीश करेगी और देखने वाली बात यह होगी कि आखिर किस तरीके से इस पूरे मामले का खुलासा जो है वो अब सीबीआई करती है। बिल्कुल, इस तमाम अपडेट के लिए और किस तरह से री एग्जाम में बच्चे वहां पर बहुत कम तादाद में पहुंचे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि परीक्षा अभी ये वाली भी मानी जाएगी या फिर पूरी की पूरी जो एंट्रेंस एग्जाम है वही रद्द हो जाएगा। तो असमंजस की स्थिति है, गुस्से की स्थिति है। हालांकि सरकार ने अब जो है करेक्टिव मेजर्स उठाने शुरू कर दिए हैं। एनटीए जो है वहां पर अब अकाउंटेबिलिटी हेल्ड होनी शुरू हो गई है, वहां पर लोगों को हटाया जा रहा है, सीबीआई जांच जो है वो शुरू हो गई है। तो आने वाले दिनों में स्थितियां जो है और ज्यादा निकलकर सामने आएंगी। अतुल, इस तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन इस सबके बीच में राजनीति भी इस मुद्दे पर जमकर हो रही है। हंगामा जो है वो लगातार हो रहा है। विपक्ष के हाथों एक मौका लग गया है मोदी सरकार को घेरने का, तो ऐसे में वो इस मौके को अपने हाथ से नहीं गंवाना चाहते हैं और इसीलिए अब सड़क से सदन तक संग्राम के मूड में सरकार के खिलाफ विपक्ष खड़ा होना चाहता है। आपको बता दें कि अभी फिलहाल हालत यह है कि एक के बाद एक एग्जाम सरकार को जो कैंसिल करने पड़ रहे हैं या फिर पोस्टपोन करने पड़ रहे हैं आए दिन हो रहे हैं खुलासों के बाद से, दिल्ली से लेकर पटना तक और महाराष्ट्र के लातूर से लेकर झारखंड तक, आपको बता दें फिलहाल जो पेपर लीक कांड है उसके तार जुड़ते जा रहे हैं। बिहार पुलिस की ईओयू भी नीट पेपर लीक की जांच में गुत्थी सुलझाने में जुटी है। बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओयू की एक टीम हजारीबाग भी पहुंची, क्योंकि कहा जा रहा है कि हजारीबाग के सेंटर से ही पेपर शायद लीक हुआ हो। ओएसएस स्कूल जो सवालों के घेरे में है, बुकलेट नंबर से जो ट्रैक डाउन किया गया था, वहां पर जाकर स्टाफ और टीचरों से पूछताछ हुई है। बताया जा रहा है कि इसी ओएसएस स्कूल में पेपर लीक हुआ होगा, क्योंकि ईओयू को 5 मई को एग्जाम के जो प्रश्न पत्र के जो जले हुए टुकड़े मिले थे, उनसे जो बुकलेट नंबर फाइंड आउट किया गया था वो ओएसएस स्कूल का था, उसी के सेंटर का था। बुकलेट के नंबर के हिसाब से आप सेंटर पता कर सकते हैं। तो वहां से ट्रैक डाउन हुआ कि ये जो बुकलेट है वो कहीं बिहार की नहीं है, बल्कि ये झारखंड के हजारीबाग के ओएसएस स्कूल की है। और आपको बता दें कि अब ईओयू की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है। एग्जाम में गड़बड़ी को देखते हुए आज होने वाली नीट की पीजी परीक्षा जो है वो भी रद्द कर दी गई है। इसमें वो छात्र पेयर होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी एमबीबीएस का रखा होता है, एमएसएमडी के लिए ये परीक्षा होती है। एग्जाम से 11 घंटे पहले ये स्थगित की गई, तो इसको लेकर भी छात्रों में खासा रोष था कि भाई कोई कहां से दूर दराज से होटल बुक करा के फ्लाइट, ट्रेन, बस से कैसे तैसे पहुंचा है अपने अपने सेंटर्स तक और आप यहां पर अचानक से परीक्षा को रद्द कर रहे हैं। वहीं नीट यूजी एग्जाम में ग्रेस मार्क्स वाले 1563 छात्रों का आज री एग्जाम हो रहा है। देश के 6 शहरों के 6 सेंटर्स पर ये छात्र परीक्षा दे रहे हैं। मेघालय, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गुजरात और चंडीगढ़ के 6 सेंटर्स पर यह परीक्षा चल रही है। दरअसल परीक्षा शुरू होने में देरी की वजह से छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे, जिन्हें बाद में जब पूरा हंगामा हुआ तो वापस ले लिया गया। आज उन्हीं सेंटर्स पर फिर से मेडिकल प्रवेश परीक्षा हो रही है। एनटीए ने री एग्जाम के एडमिट कार्ड 20 जून को ही जारी कर दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक री एग्जाम का रिजल्ट 30 जून तक जारी करना है, जबकि नीट यूजी के संशोधित रिजल्ट जारी होने के बाद काउंसलिंग अब 6 जुलाई से शुरू होगी। क्या कहेंगे, अब तो जो चल रहा है वो अजीब हो रहा है। हर जगह चीटिंग हो रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। पिछली बार अच्छा एग्जाम गया था, फिर पेपर लीक बता दिया और हमारे सेंटर का क्लियर मतलब कि बिल्कुल कैंसिल कर दिया। एकदम पता चल रहा है कि कल एग्जाम है। सर अब तो क्या कहें, हमारे सेंटर पे डबल एग्जाम दिया गया था, मतलब डबल पेपर दिया गया था। तो क्या लगता है आपको कहाँ कमी है? कमी तो इनके उनमें ही है, डिसिप्लिन है ही नहीं कहीं भी। नीट एग्जाम को लेकर देश भर में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली से लेकर राजकोट तक प्रदर्शन चल रहा है। राजकोट में छात्रों का गुट सड़कों पर उतर आया है और बैनर ले रखे हैं कि हमें नो री नीट, हमें नीट एग्जाम दोबारा नहीं करवाना है, हमारे नंबर अच्छे आए हैं, उन्हें दोबारा नीट का एग्जाम नहीं चाहिए। वहीं दिल्ली के छात्र कह रहे हैं री नीट, उन्हें दोबारा एग्जाम करवाना है। तो जाहिर सी बात है छात्र भी जो हैं वो भी असमंजस में हैं। जिनके मार्क्स अच्छे आ गए वो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमारे पेपर्स अच्छे आ गए हैं, हमारे रिजल्ट अच्छे आ गए हैं, हम बार बार इस एग्जाम के चक्कर में क्यों पड़े। नीट यूजी को लेकर सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके बाद भी
विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट देखने को मिला। छात्र रीनीट की मांग कर रहे हैं। छात्रों के साथ उनके पेरेंट्स भी वहां पर मौजूद रहे, प्रोटेस्ट में उतरे और इजाजत नहीं थी इस प्रोटेस्ट की, तो छात्रों की भावनाओं को समझते हुए पुलिस ने उनका एक मेमोरेंडम स्वीकार किया। तो मैं कहता हूं ये 23,33,000 बच्चों का रीनेट मंत्री साहब, प्रधान साहब आप कब करने वाले हैं? पहले आप जो है एनटीए को क्लीन चिट दे रहे थे, आपने सुबोध जी को कैंसिल कर दिया, डायरेक्टर जनरल को आपने हटा दिया। आप डायरेक्टर जनरल को सिर्फ हटाइए मत, उस पे कानूनी कार्रवाई करिए। सबसे मेन चीज स्टूडेंट्स को खुद क्लोज ढूंढने पड़ रहे हैं नीट स्कैम के। जैसे जैसे एनटीए को पता चलता है स्टूडेंट्स दूसरे बच्चों के मतलब जो एडमिट कार्ड्स हैं या फिर रिजल्ट्स निकाल कर उनसे क्लोज निकाल रहे हैं, सोशल मीडियाज पर वायरल हो रहे हैं। तो एनटीए ने हर बच्चे के लिए रिजल्ट निकालने के लिए, एडमिट कार्ड निकालने के लिए ईमेल और फ़ोन नंबर कंपलसरी कर दिया है कि ईमेल होना चाहिए, फ़ोन नंबर होना चाहिए। उससे तो कोई दूसरा बच्चा डिटेल्स नहीं निकाल पाएगा। बट मैम हमें कैसे पता चलेगा कि किस बच्चे के साथ स्कैम हुआ है या किस बच्चे के साथ गड़बड़ी हुई है? देखो डीजी एनटीए को हटा दिया गया है, पर इससे निर्णय क्या हुआ? जो प्रेजेंट में बच्चे ने परीक्षा दी, जिसने 2024 में नीट की परीक्षा दी, जो इस बार स्कोर किया पर वो अपनी सीट पे नहीं पहुंच पा रहा है, जो अवैध लोग वहां पर पहुंच गए हैं उन्हें नहीं हटा पा रहा है। और डायरेक्टर बदल जाने से ये तो नहीं बदल गया कि रीनीट दोबारा हो गया है। मांग क्या है? नीट दोबारा होनी चाहिए। एज पर प्रीवियस ईयर्स काउंसलिंग ट्रेंड्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसको एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे उसकी रैंक देख के वी वर वेरी डिसअपॉइंटेड। उसकी 26,000 रैंक है, 26,000 प्लस रैंक है उसकी। अब उसके बाद सडनली ओवरनाइट पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये तो और हमें जेन्युइनली किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि एकदम इतना रैंक इन्फ्लेशन आया कैसे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने सीबीआई जांच बिठाई तब, जब तक वो सारे क्लू मिटा चुके होंगे एनटीए वाले अपने अंदर से। आज सुबोध कुमार को आपने हटा दिया। बच्चों को कैसे समझाएंगे? जो मुन्ना भाई एमबीबीएस आगे पहुंच गए हैं उन्हें कैसे निकालेंगे? जो आर्मी की भर्ती की रेस में मोटरसाइकिल से बैठा के आगे कर दिए गए उन बच्चों को कैसे निकालेंगे? जो बच्चे चीटिंग से आगे पहुंच चुके हैं उन, और कहाँ बैठे हैं? जो सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं उन्हीं में अच्छे बच्चे भी हैं। इस भीड़ में उन बच्चों के साथ गलत हो रहा है जो अच्छे हैं, लेकिन उसी भीड़ में वो भी बैठा नहीं, बम्पर भीड़ में बैठा है। तो सबकी अपनी अपनी चिंताएं हैं। वो कह रहे हैं कि ये एग्जाम जो है वो पारदर्शी नहीं है और उसको लेकर रीनीट की मांग कर रहे हैं। नीट पेपर लीक मामले में अब तक जांच एजेंसी अभी तक कहां तक नहीं पहुंच पाई है, वहां इंडिया टीवी की टीम पहुंच गई है। 4 मई को यानी नीट एग्जाम से पहले की रात को पटना के लर्न एंड प्ले स्कूल में क्या हुआ, छात्रों को लेकर कौन पहुंचा, किसके कहने पर छात्रों को कहां ठहराया गया, मकान मालिक को क्या इस बाबत सूचित किया गया, ये सब जानने के लिए इंडिया टीवी की टीम पटना के पास उस गांव में जा पहुंची जहां लर्न एंड प्ले स्कूल का मालिक रहता था। पूछताछ में ये पता चला प्रभात रंजन जो मकान मालिक हैं उसने आशुतोष नाम के एक शख्स को बिल्डिंग किराए पर दी थी। आशुतोष का दोस्त मनीष है जो माध्यम नाम के एक व्यक्ति के संपर्क में था। मनीष बीमा एजेंट का काम भी करता है। माध्यम ने बच्चों को ठहराने की जगह का इंतजाम करने के लिए मनीष को कहा था। मनीष ने फिर अपने दोस्त आशुतोष को रिक्वेस्ट किया। आशुतोष जिस बिल्डिंग में रहता था उसका ग्राउंड फ्लोर 30 तारीख को ही खाली हुआ था। आशुतोष ने मनीष के लिए हामी भर दी लेकिन अपने मकान मालिक को इस बाबत कुछ नहीं बताया। 4 मई की रात मनीष 5-7 बच्चों को लेकर वहां पहुंच गया। जिस पटना के खेमनी चक में लर्न प्ले स्कूल में परीक्षार्थी ठहरे हुए थे वहां प्रश्न पत्र आया, आंसर आया, रटवाया गया। उस मकान के मकान मालिक हमारे साथ हैं। और क्या नाम है आपका? प्रभात कुमार रंजन। आपके ही मकान में परीक्षार्थी रुके थे रात में? आपकी जानकारी में बात थी? नहीं, कोई किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं। आप वहाँ नहीं रहते? ना, हम दुनियामा रहते हैं। एक भी रात मैं उस मकान पर नहीं रहा हूँ। तो फिर वहाँ कौन ऐसा था जो ठहराया बच्चों को? आशुतोष को हम किराए पर दिए हुए थे। ये ऊपर के हिस्से में रहते? ऊपर के हिस्से में, नीचे के हिस्से में भी इन्हीं को लगा के हमको किराया वसूल करना था। तो आशुतोष आपका नाम है? जी। आपने किराए पर इनसे लिया हुआ है? हाँ, लिया हुआ। परीक्षार्थी जो थे आपने ठहरवाया उनको? नो, नहीं। किसने ठहरवाया? मनीष है। कौन है मनीष? मनीष यही दुनियामा के बगल सिगरियामा गांव का है रहने वाला। ये बताइए कि अब मनीष आपके पास आया, मनीष जो है किसके माध्यम से बच्चों को लाया? मनीष के पास किसका फोन आया था? ये नहीं पता हमको, ये नहीं पता है। अभी आप माध्यम का नाम ले रहे हैं। वो तो मध्यम से ही बात कर रहा था, तो वो लोग कैसे कैसे क्या है वो लोग हमको नहीं पता है। माध्यम ने मनीष से संपर्क किया मकान में जगह रखवाने के लिए बच्चों के लिए। मनीष ने आपसे संपर्क किया? मनीष हमसे किया संपर्क। और मनीष आपका सिर्फ मित्र है, कोई रिश्तेदार नहीं है? रिश्तेदार नहीं है।
तो ये बताइए कि इसके लिए कोई पैसों की बातचीत हुई थी? हमसे पैसे की कोई बात, मनीष की कोई बात? वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। किससे बात कर रहा था? वो हमको नहीं पता है। मध्यम से बात कर, पता नहीं हम किससे बात कर रहा था, हम कैसे, कितने पैसे की बात? कोई पैसे की वैसे बात नहीं है, खुल के पैसे की बात नहीं है। बोला कि उन किराया देना पड़ेगा, तो मनीष बोला कि नहीं कोई ऐसा बात नहीं है, जो होगा जो हमको दे दीजिएगा, मनीष बोला। हम बोले कि ठीक है, आप लोग समझ। और नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई शुरू कर चुकी है। उधर बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी ईओयू करीब 1.5 महीने से इसकी जांच कर रही है। अब तक की जांच में जो बातें सामने आई हैं वो सभी फैक्ट्स ईओयू सीबीआई को सौंपेगी। लेकिन 4 मई की रात को पटना के खेमनीचक स्थित लर्न एंड प्ले स्कूल में जो कुछ हुआ उसके चश्मदीद को इंडिया टीवी ने ढूंढ निकाला। आशुतोष ने इंडिया टीवी को 4 और 5 मई के दरमियान हुआ क्या क्या था उसकी सच्चाई भी बताई है। पहली बार किसी ने कबूल किया है उसने मनीष के हाथ में नीट का पेपर देखा था। आशुतोष के किराए वाली बिल्डिंग में जिन छात्रों को ठहराया था उन्हें नीट का पेपर दिया गया था। आशुतोष के फ्रेंड मनीष के हाथ में नीट का प्रश्न पत्र का प्रिंट आउट था। आपने तो देखा होगा बच्चे आ रहे थे, पहले कितनी संख्या में बच्चे आए, कितने बजे आए? रात में 5-7 आए, उसके बाद हम चले गए 11 बजे रात में सोने। चाबी नीचे गेट का उसी के पास था, मनीष के ही पास। सुबह में 8 बजे उठे तो देखे कि बढ़े हुए हैं लोग, सब लोग। बच्चे रात भर कहाँ रहे? नीचे के हिस्से में? नीचे के रूम में। लड़के 4 कह के आए, बाद में उनकी संख्या 20-25 हो गई, तब भी आपको संदेह नहीं हुआ, तो ऐसे में आप पर संदेह तो बनता ही है ना? सुबह में तो संदेह हो गया था, हम बोले भी उसको कि तुम निकलो निकलो निकलो, लेकिन क्या संदेह हुआ? क्या, किस बात को देखकर संदेह? उसी तरह के जो बच्चे लोग बात कर रहा था उसी तरह से। क्या बात कर रहे थे? हमसे ही एक बच्चा बोले कि हमको पेपर का मिला। हमके पेपर किस चीज़ का पेपर? तो कि हमको तो यहाँ सिर्फ आपको रखने के लिए रात भर रुकने के लिए दिया गया था, ये सब तो हमको जानकारी नहीं है, हमको कुछ पता नहीं इसके मामले में। फिर मनीष से पूछा तब कि आधा घंटा में चल जाएगा, आधा घंटा में चल जाएगा। अच्छा, यानी आपको पता चल गया था कि क्वेश्चन बच्चों को आंसर मिल चुका है? नहीं, उस समय नहीं था, जिस समय उससे बच्चों से बात। ने कहा ना कि छात्रों ने कहा कि क्वेश्चन मिल 10 बजे के बाद ही इस तरह के कंफर्मेशन हुआ कि लोग के पास आ गया है। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि प्रश्न पत्र को ऊपर जलाने के लिए लड़के दौड़े थे? नहीं, मनीष ही गेट पे सबको चेक करके सब निकला। उसके बाद मनीष क्या, आपकी बातों में विरोधाभास दिख रहा है। आप कह रहे हैं कि सुबह में जब आपने देखा कि बच्चों के पास क्वेश्चन है तो आपने पूछा, तो आपको संदेह हुआ ना? नहीं, 10 बजे संदेह हुआ तब ना बोल रहे थे कि तब तुम लोग निकलो निकलो, तुम हमको फंसा देगा तक कि आधा घंटा में चल जाएगा, आधा घंटा में। फंसने का डर किस बात का? वही जो जिस चीज के लिए आप आए हैं उसी के लिए, उसी डर से तो हम फंस डर। यानी क्वेश्चन देखा आपने ना? देखे 10 बजे के बाद हम देखे। परीक्षा 2 बजे से थी, 10 बजे के बाद आपने देख लिया प्रश्न पत्र था उनके पास? हाँ, देखे समय देखे। तो यानी ये वो चश्मदीद है जिसने प्रश्न पत्र देखा है, सबसे बड़ा चश्मदीद आप कह सकते हैं, जिसने प्रश्न पत्र 10 बजे देख लिया था, परीक्षा 2 बजे से थी, प्रश्न पत्र आपने देखा। मैं दूसरी बार पूछ रहा हूं, 10:30-11 के बीच में हमने लोग के हाथ में पेपर देखा है। मनीषे के हाथ में पेपर में देखा। आपको मालूम था कि नीट की परीक्षा देने आए हैं लड़के? हाँ, मालूम था कि परीक्षा देने आए हैं। और प्रश्न पत्र जब आपने 10:30 बजे के आसपास देखा तो क्या देखा कि उनके हाथ में कुछ किताबें थी या कुछ छपाई हुई चीजें? कुछ फोटो कॉपी वगैरह था उसके पास, मनीष के हाथ में। सारे बच्चों के हाथ में थी? नहीं, मनीष को हम सिर्फ देखे, बच्चों के हाथ में मैंने नहीं देखा। तो क्या उनको कोई निर्देश दे रहा होगा मनीष की भाई जल्दी याद करो, जल्दी रट लो, समय कम है, 2 बजे से परीक्षा? हम आगे रूम में बैठे हुए थे, वो पीछे में था, पीछे रूम में था, हम आगे वाला रूम में बैठे हुए थे। तो अब आपसे पुलिस पूछेगी तो सारी बात रखेंगे? बता देंगे, सारी बात रख देंगे पुलिस के सामने। नीट पेपर लीक मामले में बिहार यूयू की जांच तेज है। देवघर से गिरफ्तार किए गए 6 आरोपियों को पटना पुलिस एलएनजेपी अस्पताल लेकर पहुंची, जहां उनका मेडिकल कराया जा रहा है। देवघर से नालंदा के रहने वाले 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें चिंटू उर्फ बलदेव भी शामिल था। पटना के एलएनजेपी अस्पताल में आरोपियों का मेडिकल कराया जा रहा है। आपको बता दें, देवघर से ये 6 आरोपी गिरफ्तार किए थे। ईओयू की इस कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार कर अब एलएनजेपी अस्पताल में उनका मेडिकल कराया जाए, जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है कि भाई हमने अपने कस्टडी में जब इन लोगों को लिया तो ये मेडिकली पूरी तरह से फिट थे, कोई चोट या किसी भी तरह का कोई इन्हें स्वास्थ्य में दिक्कत नहीं थी। आशुतोष ये दावा कर रहा है कि उसने मनीष के हाथ में पेपर देखा था। मनीष ही वो शख्स है जिसने मध्यम से बात की थी और छात्रों को लेकर यहां आया था, यानी कि मध्यम ने ही कहा था कि मनीष से कि इन छात्रों के रहने का इंतजाम कराओ। ऐसे में इंडिया टीवी की टीम मनीष के गांव भी पहुंची और मनीष के बारे में जानने की कोशिश की, तो पता चला कि मनीष तो पहले भी एक मामले में जेल जा चुका है। पटना के खेमनीचक में लर्न प्ले स्कूल में परीक्षार्थियों को मनीष ने रखवाया था। हम पहुंचे हैं मनीष की तलाश में उसके घर।
मनीष की माँ हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? सुषमा देवी। मनीष अभी कहाँ है? अभी सर पटना में रहता है। लेकिन मोबाइल बंद है उसका। हो सकता है बंद, हम तो अभी नहीं किए हैं। आपसे बात कब हुई है पिछली बार? 3 दिन हुआ है सर। अच्छा, तो आपको जानकारी मिली है कि मनीष की बात क्यों सामने आ रही है, हम लोग क्यों मनीष को ढूंढ रहे तो हैं? हम सुन रहे हैं कि प्रभात भैया के रूम में वो खोजा था, तो ये बता दिया था कि भैया इनको लोग के दे दीजिए। नहीं, सिर्फ बताया ही नहीं था बल्कि उन बच्चों के हम साथ तो पूरी जानते हैं रात जो घर बोलते में हैं रहा सर। था। हम जानते हैं जो बोलते हैं, और हमको क्या पता है। बाकी वो हम ऐसा आप पूछे, सामाजिक लड़का है, समाज में किसी का भलाई करता है, बुराई नहीं करता। अब तो शक के घेरे में आपका बेटा भी है ना, क्योंकि तो जो घेरा में बच्चे है तो सच्चाई प्रश्न आवेगा पत्र ना। लीक कर रहे थे, जो वहाँ पर पूरे सेटर मौजूद थे, उनके बीच वो पूरी रात रह रहा था, यानी उनकी मिली भगत थी मनीष की। अब तो वो तो वही ना बता सकता है सर, हम तो गांव में हैं, हमको क्या पता है, हैं? तो और घर में कौन लोग रहते? कहें कि हमें हैं, वो हस्बैंड हैं, वो विकलांग भैंसुर है, बाकर पर चलते हैं। मनीष पहले भी कभी जेल वगैरह गया है क्या? कहे ना कि कौची के हाली बेटा, जेकबर में सबके भलाइए ना करे गेले हाल, आज एकरा पकड़ के जेल में ठूस दिल के। अच्छा, कब की बात है ये? 2 साल होले है। गांव में किसी को भलाई करता, बुराई नहीं करता। अच्छा, पटना में रहकर अभी क्या करता है? संस्था का काम लिखा पढ़ी करता। कौन सी संस्था? सामाजिक संस्था जो है, जनता हम कोई एनजीओ है, उसके लिए काम करता है? हाँ हाँ। तो वहाँ अकेले रहता है? न पूरे परिवार के बाल बच्चा पढ़ने जोग ना है, एगो आईए में गया है, एगो अगला साल मैट्रिक में जाएगा, एगो पोता है, 3 गो बाल बच्चा, एगो अपने 5 गो है। मनीष इन लड़कों के संपर्क में कैसे आया होगा? आखिर जो लड़के परीक्षार्थी थे, बाहर में रहता है, बाहर में किससे संपर्क हुआ का हुआ, तो वही ना बता सकता है सर। और पेपर लीक मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा अब तक 19 लोगों को कुल गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 13 लोगों की गिरफ्तारी तो पहले हुई थी और 6 लोगों की गिरफ्तारी बाद में देवघर से हुई। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई 5 और 6 मई को हुई, उनमें सिकंदर यादवेंदु, नीतीश, अमित आनंद, और उसके बाद कल पुलिस ने देवघर से चिंटू पिंटू को भी गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि दोनों सॉल्वर गैंग के सरगना संजीव मुखिया के हैंडलर हैं। और अब जिन लोगों का नाम सामने आया है उनमें प्रभात रंजन, आशुतोष, मनीष और माध्यम है। माध्यम मनीष के गांव का रहने वाला है और उसी के कहने पर मनीष ने आशुतोष को कहा था कि छात्रों को अपने यहां ठहरा दे। मनीष ने बताया था कि मध्यम के जरिए बच्चे यहाँ पर आए थे, इसलिए हम मध्यम की तलाश में उसके घर पहुंचे हैं। ये मध्यम का घर है, मुझे आसपास के लोगों ने बताया कि ये मध्यम का घर है। तो मध्यम कहाँ है? तो अभी तुमको मालूम है कि मध्यम को क्यों ढूंढा जा रहा है? नहीं सर। हाँ? मध्यम को क्यों ढूंढा जा रहा है ये जान रहे हो? तो हमसे जान लो। बताइए। मध्यम पर आरोप है कि उसने नीट परीक्षा के परीक्षार्थियों को पटना के खेमनी चक में एक मकान में रखवाया था। हम लोग को तो नहीं पता है। ऐसा काम पहले भी कर चुका है ना? हम तो यहाँ आए ना मामा का शादी में। तो मध्यम है कहाँ? नहीं पता हम लोग को। कितने साल का है वो? 28-29। यहाँ कब तक था वो? यहाँ तो नहीं है, यहाँ नहीं रहते हैं।